स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल क्रोधित करने वाला भोजन भाग 1। उन्होंने ग्राउंड ब्रेक क्यों कास्ट किया? यह प्रचंड जमीन से आग की लपटों को बाहर निकालने के लिए बुलाना था। उसके सामने कुछ भी उसके हमले में बाधा नहीं डाल सकता था, जिसमें रॉक बैरियर भी शामिल था, जिसे बेवकूफ मासल व्यक्ति जितेंद्र ने खड़ा किया था। आदर्श अभी एक एडवांस मैजिशियन था और स्पेस एलिमेंट की क्षमताओं की नई समझ के साथ उसकी इंद्रियां पहले ही बहुत मजबूत हो चुकी थी। यहां तक कि अगर कोई चीज उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रही हो और उसे नष्ट हो चुके स्कारलेट उड़ते डीमन को देखने से रोक रही हो, तब भी वह हवा में अपनी अन्य इंद्रियों और ऊर्जा तरंगों के माध्यम से उसकी स्थिति को कैद कर सकता था। अपने लक्ष्यों की दूरी की पुष्टि करने के बाद आदर्श की आंखों में आग की लपटें अचानक चमक उठी, जिसे फिस्ट को उसने पहले ही जमीन पर पटक दिया था। उसमें से आग की लपटें निकलकर मैजिक की शक्ति को निर्देशित कर रही थी। एक लाल लहर तेजी से जमीन पर रेंग रही थी। आमतौर पर ग्राउंड ब्रेक का रास्ता अदृश्य था, लेकिन क्षेत्र की चट्टानें अनोखी थी। मैजिक से उत्पन्न गर्मी से चट्टानें लाल हो जाएंगी, जो बाहर निकलते ही दिखाई देंगी। लहर अविश्वसनीय गति से चली। देखते ही देखते वह 200 मीटर दूर पहुंच गया। स्कारलेट उड़ने वाला डीमन, जो अभी अभी गिरे थे, वे सिर हिलाते हुए उड़ते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। उन्होंने अभी पुष्टि ही की थी कि उनका क्षेत्र खतरे से खाली है, तभी उन्हें अपने पैरों के नीचे से गर्मी का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही दरारों से आग की लपटें निकलने लगी, मजबूत चट्टानें टूट गई। जैसे ही उसने जिस स्कारलेट उड़ने वाले डीमन को निशाना बनाया, उसे अंततः एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। उसके पैरों के नीचे एक भयंकर ऊर्जा का विस्फोट हुआ। लावा जमीन से बाहर निकला और हवा में बिखरते ही फायर की लपटें पैदा करने लगा। धधकती लाल लपटें हवा में नाच रही थी और एक घातक फूल की तरह खिल रही थी। स्कारलेट सोरिंग डीमन पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। यदि जितेंद्र ने उन सभी को काफी दूर तक नहीं गिराया होता, तो आदर्श आसानी से लाइटनिंग के झटके से इस प्राणी को मार सकता था। जैसा कि कहा जा रहा है, फेरी फिस्ट ग्राउंड ब्रेक ने फिर भी उसका जीवन समाप्त कर लिया, उसके आधे अपंग शरीर को कोयले में जलाकर। अरे बकवास, सही निशाने पर। अहान ने हाल ही में देखा कि कैसे ग्राउंड ब्रेक ने स्कारलेट सोरिंग डीमन को ऊंची जमीन से जलाकर मार डाला था। उसने आदर्श पर नजर डाली, जिसका दृश्य एक विशाल चट्टान द्वारा अवरुद्ध था, और उसके और स्कारलेट सोरिंग डीमन के बीच की दूरी का पुनर्मूल्यांकन किया। जितेंद्र का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वो आदर्श की सटीकता से भी हैरान था। 200 मीटर से अधिक की दूरी स्कारलेट उड़ते डीमन को देखे बिना वह फायर फिस्ट उस पर कैसे डाला? क्या उसकी फेरी फिस्ट ग्राउंड ब्रेक किसी प्रकार का लॉक ऑन सिस्टम है? 4 आदर्श ने तुरंत स्कारलेट सोरिंग डीमन की लाश ढूंढ ली और उसमें से एक झुलसा हुआ पित्ताशय निकाला। यहां तक कि उसने जानबूझकर अनिकेत पर एक सामान्य नजर भी डाली। अनिकेत भी वास्तव में सक्षम था और उसके पास 3 पित्ताशय थे। यदि आदर्श ने शुरुआत में ही 3 को नहीं मारा होता, तो वह निश्चित रूप से प्राणियों को मारने में धीमा होता। निसंदेह यदि जितेंद्र न होता, तो आदर्श ने अब तक एक और को मार डाला होता। कुल मिलाकर लगभग 1 दर्जन स्कारलेट उड़ने वाले डीमन थे। इन कमजोर योद्धा स्तर के प्राणियों की ताकत राष्ट्रीय टीम के अभिजात वर्ग के समान स्तर पर भी नहीं थी। अन्य लोग जानते थे कि आदर्श और अनिकेत पित्ताशयों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। वे बस कुछ मैजिक करके और दोनों के बीच टकराव का आनंद ले रहे थे। आखिरी शर्त बची है। अगर अनिकेत इसे सुरक्षित करने में विफल रहता है, तो वह हार जाता है। ऐसा लगता है कि अनिकेत स्कारलेट सोरिंग डीमन के करीब है। ये 2 पागल, हमें खुद को गर्म करने का मौका भी नहीं मिला। बाकी टीम पहले ही एक तरफ खड़ी थी। अधिकांश स्कारलेट उड़ने वाले डीमन का सफाया कर दिया गया। उन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी। अनिकेत का पित्ताशय छोटा था। वह तुरंत बाहर गया और अपने जादुई जूते मंगवाए, जिससे उसकी गति दोगुनी होगी। उनकी टीम के साथ मुश्किल से उनकी हरकत के बाद की तस्वीरें देख सके। अनिकेत पलक झपकते ही स्कारलेट उड़ते वाले डीमन के पास पहुंच गया और प्राणी के पेट पर अपना पंजा हथियार डाल दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, पंजों ने स्कारलेट सोरिंग डीमन के पेट पर एक लंबा चीरा लगा दिया। घाव से नीला रक्त बह निकला। स्कारलेट सोरिंग डीमन ने अनिकेत पर कुछ सफेद तरल पदार्थ उगल दिया,
जैसे कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा हो। सफेद चिपचिपे जाल की तरह अनिकेत पर गिरने से पहले तरल हवा में बिखर गया और बेहद चिपचिपा हो गया। अनिकेत अपने दृष्टिकोण से बहुत अधीर था। जब उसने जाल देखा तो वह अचेतन रूप से एक ओर हट गया, लेकिन उसके पैर फंस गए क्योंकि वह प्राणी के बहुत करीब खड़ा था। उसके पैर चट्टानों पर अटक गए थे। धत तेरे की! अनिकेत चिल्लाया। तरल आश्चर्यजनक रूप से तेजी से परिवर्तित हो गया था। जब जीव ने इसे उगल दिया तो यह अभी भी तरल था, जो हवा में गोंद जैसा पदार्थ में बदल गया। जब तक यह लक्ष्यों के संपर्क में आया तब तक यह पहले ही जम चुका था और अनिकेत के पैरों को जमीन से चिपका चुका था। विंड मैजिशियनों के पैरों का इस तरह फंस जाना एक घातक गलती थी। हालांकि अनिकेत कोई अनुभवहीन कमजोर मैजिशियन नहीं था। वह क्रोधित था, स्कारलेट सोअरिंग डीमन के पलटवार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जब उसे अवसर मिला तो उसने पिताशियों को सुरक्षित नहीं किया। आदर्श ने जब देखा कि क्या हुआ तो वह मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था मानो उसने शर्त जीत ली हो। वह अपना दाहिना हाथ उठाते हुए लापरवाही से आगे बढ़ा। उसकी हथेली पर पहले से ही धधकती लाल फ्लेम्स जल रही थी। उसने स्कारलेट उड़ने वाले डीमन पर अपनी निगाहें जमा ली और उस पर मुक्का मारा। आग की लपटों में गिरी हुई विशाल फिस्ट आखिरी स्कारलेट उड़ने वाले डीमन की ओर उड़ गई। फायरफिस्ट ने हवा में एक चाप खींचा। उसका प्रक्षेप्य बिल्कुल निशाने पर था। हालांकि जब यह स्कारलेट सोअरिंग डीमन पर उतरने वाला था, वेद जो इसे देख रहा था भौचक्का हो गया और जल्दी से अपनी चाल चली। टेलीकिनेसिस स्पेल पड़ी वेद ने। जैसे ही उसने स्कारलेट सोअरिंग डीमन की दिशा में पकड़ बनाई, एक अजीब लहर स्पेस में उठी और स्कारलेट सोअरिंग डीमन को ढक लिया और उसे बड़ी ताकत के साथ वेद की ओर खींच लिया। स्कारलेट उड़ने वाले डीमन ने हवा में अपना संतुलन खो दिया, फिर भी वह मुश्किल से आदर्श की फायरफिस्ट से बच सका। स्कारलेट उड़ता डीमन अपनी पीठ के बल जमीन पर गिरा। वेद ने फिर से अपनी उंगली मोड़ी और प्राणी को अपनी ओर खींच लिया। स्कारलेट उड़ने वाले डीमन के पास बल का विरोध करने का कोई मौका नहीं था। इसे हवा में 60 मीटर तक घसीटा गया और वेद के सामने उतारा गया। लाल रंग का उड़ता डीमन क्रोधित हो गया। आजाद होने के बाद वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और वेद पर जमकर हमला बोला। स्कारलेट सोअरिंग डीमन के पास एक प्रभावशाली कूदने की शक्ति थी, जो विस्फोटक रूप से आगे बढ़ता था। जब यह अपने पंजे काटता है तो यह आसानी से अपने लक्ष्यों का सिर धड़ से अलग कर सकता है। वेद शांत रहे। उसने लापरवाही से उसी हाथ से आगे बढ़ा दिया। विपरीत दिशा में उड़ने से पहले स्कारलेट उड़ता डीमन हवा में रुक गया। स्कारलेट उड़ता डीमन एक दीवार से टकरा गया। उसकी मांसल आकृति को दीवार पर ऐसे चिपका दिया गया था जैसे उसे चट्टानों पर कीलों से ठोक दिया गया हो। वेद का हाथ चांदी की चमक से ढका हुआ था। जब तक चमक बनी रहेगी, स्कारलेट उड़ता डीमन अपने अंगों को फैलाकर दीवार से चिपका रहेगा। श्री वेद, यह अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अभी भी विजेता हूं। आदर्श उसी जमीन से नीचे कूद गया और दाहिने स्कारलेट डीमन पर नजर डाली। इसके पेट को देखो, वेद ने आदर्श से कहा। आदर्श उस जल में था। वह करीब से देखने के लिए ऊपर चला गया। अनिकेत द्वारा स्कारलेट सोअरिंग डीमन का पेट फाड़ दिया गया था। काटने से खून बहता रहा। यह कुछ भी सामान्य नहीं था। हालांकि छेद से एक छोटा सा पैर लटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह प्राणी के पेट से फिसलकर बाहर आ गया हो। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल क्रोधित करने वाला भोजन भाग 2। वेद स्कारलेट सोअरिंग डीमन के पास गया और अपने हाथों का उपयोग कर स्कारलेट सोअरिंग डीमन का पेट फाड़ दिया। कैप्टन, आप क्या कर रहे हो? क्या बहुत घृणित है। शिवांगी ने अपनी नाक को ढक लिया, जिससे स्कारलेट सोअरिंग डीमन के पेट से निकलने वाली दुर्गंध को उसकी पवित्र फेफड़ों में प्रवेश नहीं करने दिया गया। बाकी लोग भी हैरान थे। वेद प्राणी का पेट खोलकर क्या सोच रहा था? क्या अंदर कुछ महत्वपूर्ण था? वेद कठोर व्यवहार नहीं कर रहा था। उसने सावधानी से राक्षस का पेट फाड़ दिया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ अंदर पहुंचाया और उस छोटे प्राणी को बाहर निकाला जिसका पैर बाहर निकला हुआ था। आदर्श वेद के ठीक बगल में खड़ा था। जब उसने देखा कि उसके कैप्टन ने स्कारलेट सोअरिंग डीमन के पेट से क्या निकाला तो उसका चेहरा गुस्से में फट गया। वेद ने उस चीज को पकड़ते हुए गहरी सांस ली जो गैस्ट्रिक जूस, ताजा खून और सड़े हुए भोजन से ढकी हुई थी। कैप्टन, आपने क्या किया?
शिवांगी कैप्टन से पूछने जा रही थी कि उसने क्या पाया जब उसने शीशु की घृणित लाश देखी, जैसा जिसे वेद ने पकड़ रखा था। जैसे ही उसकी चीख निकली, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। शिवांगी की चीख ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। जब उन्होंने वेद के हाथ में एक शिशु की लाश देखी तो माहौल बदल गया। सबके भाव अलग अलग थे। अधिकांश लड़कियों ने तुरंत अपना सिर इधर उधर कर लिया। आगे देखने की हिम्मत नहीं हुई। वह बेहद विभत्स और घृणित था। वेद को स्कारलेट सोरिंग डीमन के पेट के अंदर अधिकतम 2 साल के बच्चे की लाश मिली थी। नवजात को जीव ने जिंदा ही निगल लिया था। यह हाल ही में हुआ था क्योंकि लाश अभी भी अच्छी तरह से संरक्षित थी। हालांकि पेट के एसिड ने पहले ही उसकी त्वचा को खराब कर दिया था। मैजिशियनों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। स्कारलेट उड़ता डीमन किसी बच्चे को जीवित क्यों निगलेगा? क्या जीव ने हाल ही में एक गांव पर हमला किया और बच्चे को पूरा खा लिया? वेद के हाथ गंदगी से सने हुए थे। वह धीरे धीरे समुद्र की ओर चला और लाश से चिपकी हुई चीजों को धो डाला। नवजात की दम घुटने से मौत हो गई थी। यदि वेद ने शव की खोज नहीं की होती तो संभवतः स्कारलेट सोरिंग डीमन के गैस्ट्रिक एसिड द्वारा इसे पचा लिया गया होता। जब यह विचार उनके दिमाग में आया तो मैजिशियनों को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। बच्चे को जिंदा निगल लिया गया था। जब वह प्राणी के पेट तक पहुंचा तब भी वह जीवित था। वेद ने शव को धोने के बाद ठंडे स्वर में कहा। शिशु की आंखें खुली थी, जिसका अर्थ है कि जब जीव ने उसे निगल लिया तब भी वह जीवित था। कैप्टन, अब और मत कहो। लड़कियों को उल्टी करने की इच्छा महसूस हुई। यहां एक और है, आदर्श ने कहा। समूह ने पीछे मुड़कर देखा और आदर्श को गंदगी से लथपथ एक बच्चे की लाश ले जाते हुए देखा। बच्चा करीब 3 साल का था। लाश पहले ही आंशिक रूप से गल चुकी थी, मानो उसकी खाल उतार दी गई हो। इसे देखने के बाद छात्रों को लगा कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई हो। उसे दे दो। वेद ने धुली हुई लाश को आदर्श को दे दिया और उस लाश को ले लिया जिसे आदर्श ने पकड़ रखा था। वेद ने शव को सावधानी से धोया, लेकिन वह पहले ही बुरी तरह सड़ चुका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे धोने की कितनी भी कोशिश की, फिर भी यह भयानक लग रहा था। चलो उन्हें दफना दे, आदर्श ने आह भरते हुए कहा। वेद ने सिर हिलाया। आहन ने कहा, मैं यह करूंगा। पहले उन्हें शुद्ध करना बेहतर होगा। आकाश से किनारे की चट्टानों पर एक तेज रोशनी गिरी जो 2 छोटी लाशों पर चमक रही थी। जो लाश अच्छी तरह से संरक्षित थी और जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी, दोनों ही चकाचौंध रोशनी से विघटित और शुद्ध हो गई। उनके छोटे छोटे शरीर कुछ ही सेकंड में राख में बदल गए और सुनहरी रोशनी में हवा के साथ बहते हुए। अचानक हवा के झोंकों से राख उड़कर मैजिशियनों के चेहरे पर उड़ गई। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हमें सब कुछ नहीं बताया, रेणु ने गहरी आवाज में कहा। जो कुछ हुआ उसके बाद किसी का भी मूड अच्छा नहीं था। रेणु, शिवांगी, आप दोनों अब फोगटान शहर वापस जाएंगे और उन स्थानों की जांच करेंगे जहां पिछले कुछ दिनों में डीमन प्राणियों ने अटैक किया था, खासकर उन जगहों पर जहां बच्चे थे, वेद ने कहा। क्या हम प्राणियों का सफाया नहीं करने जा रहे हैं? एक बार जब हम उन सभी को मार देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिवांगी अप्रसन्न थी। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि 5 सलाहकारों ने हमें बस एक यादृच्छिक मछली पकड़ने वाले गांव में छोड़ दिया? बदले में वेद ने पूछा। शिवांगी ने इसका खंडन करने की कोशिश में अपना मुंह खोला, फिर भी उसे कोई शब्द नहीं मिला। वेद के शब्दों ने समूह के बीच प्रकाश डाला। क्या आप कह रहे हैं कि यह एक ट्रेनिंग है जिसे सलाहकारों ने हमारे लिए तैयार किया है? अनिकेत ने कहा। मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं। यहां जरूर कुछ गंभीर घटित हुआ होगा, लेकिन अधिकारी इसका अंदाजा नहीं लगा सके। यह संभव है कि सलाहकार चाहते हो कि हम अपने ट्रेनिंग के दौरान यहां हुई अजीब घटनाओं को सुलझाए। रेणु ने सख्ती से कहा। एक ट्रेनिंग? मेघना ने भौं चढ़ाते हुए पूछा। वेद ने सिर हिलाया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ट्रेनिंग है या नहीं। हमें सच्चाई की तलाश करने की जरूरत है। अगर हमें कोई मैजिशियन या मछुआरा मिल जाए तो जीव के पेट में सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकल गया हो तो हम उनकी लाशों को आसानी से दफना सकते हैं, लेकिन अगर 2 या अधिक लाशें जिन्हें हमने नहीं खोजा वे बच्चे हैं। वेद की
शांत आवाज अत्यधिक क्रोध की कंपकंपी पकड़ लेगी। बच्चों को सुरक्षित क्षेत्र के बाहर अंदर शहर में रहना चाहिए था। वे ठीक से चल भी नहीं सकते थे। वे संभव तो डीमन प्राणियों के क्षेत्र में कैसे घुस सकते थे और स्कारलेट उड़ने वाले डीमनों द्वारा उन्हें जिंदा निगल लिया जा सकता था। उन्होंने डीमन प्राणियों को अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति दी। उन्हें विशाल भूमि पर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी। वे स्वीकार कर सकते थे कि जैसे जैसे डीमन जीव उनकी भूमि पर अटैक करते रहे, सुरक्षित क्षेत्र सिकुड़ता गया। लेकिन वे कभी भी डीमन प्राणियों को मानव शिशुओं को भोजन के रूप में मानने और उन्हें जीवित निगलने की अनुमति नहीं देंगे। डीमन जीव नियंत्रण से बाहर हो गए थे, फिर भी फुगटान शहर की सरकार ने कुछ नहीं किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अर्थव्यवस्था विफल हो रही थी और सुरक्षित क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा था। शहर पूरी तरह से अपनी गरिमा खो चुका था। यह समुद्री राक्षसों द्वारा उठाए गए मुर्गी पिंजरे से अलग नहीं था। जब वेद ने उन समुद्री राक्षसों के बारे में सुना जिन्होंने शहर के विकास को रोका था, तो वह इतने गुस्से में नहीं था। हालांकि अब उसे फुगटान शहर में वापस जाने और शहर की सुरक्षा के प्रभारी बेकार चुभन को ढूंढने की इच्छा थी और उसे अपनी आंखें खोलने और उन 2 लाशों को देखने के लिए कहने को मन था जो उन्हें समुद्री राक्षसों के पेट के अंदर मिली थी। कैप्टन, चिंता मत करो, ऐसा कोई सच नहीं जिसे मैं यानी जियांग नहीं ढूंढ सकता। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं, जियांग ने दृढ़ता से कहा। मुझे फुगटान शहर में सैन्य कर्मियों के बारे में नाम बताए, वेद ने गंभीर रूप से कहा। ठीक है, यह कोई समस्या नहीं है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।